एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। 20 नंबर प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन में है गोविंद बल्लभ पंत, डी में है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2019 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन में दिया गया है इनटू द डार्कनेस, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, सी में है केजीएफ सीरीज 2 और डी ऑप्शन में है RRR। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक का अवार्ड मिला हुआ है। 20 से 28 नवंबर 2022 के मध्य 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ था। इस वर्ष महोत्सव का फोकस जो है वो देश फ्रांस था। स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड को जीता था। थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? ऑप्शन में दिया गया है सेहान करुणातिलक, माइकल ओटांडजे, प्रदीप मैथ्यू, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेहान करुणातिलक को मिला हुआ था। सेहान करुणातिलक को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। ये श्रीलंकाई उपन्यासकार हैं। यह उपन्यास 1990 के दशक में कोलंबो में एक युद्ध के दौरान फोटोग्राफर की हत्या पर आधारित है, जो मृत्यु के बाद जीवन की पड़ताल करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन में दिया गया है बचपन बचाओ, सी में है मलाला यूसुफजई, सी में है हेल्प, डी में है प्रथम। ये मनुष्य को भी मिलता है, यानी कि व्यक्ति को भी मिलता है, और ये संगठन को भी दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम एक संगठन है। प्रथम के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। एक नागरिक समाज संगठन प्रथम का वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु समर्पित संगठन है। इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया इसका नाम। यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1968 में हर साल प्रदान किया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक दोगलापन के लिए किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है विजय शेखर शर्मा, बी में है पीयूष बंसल, सी में है अश्नीर गोबर और डी में है नमिता थापर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्नीर ग्रोवर को मिला हुआ है। गोल्डन बुक अवार्ड असाधारण साहित्यिक कृतियों मान्यता देते हैं। यह विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित है। इन अवार्ड्स की घोषणा जो है वो 4 फरवरी 2023 को की गई थी। गोल्डन बुक अवार्ड्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। गोल्डन बुक अवार्ड्स का उद्देश्य जो है उन लेखकों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता, अनुभवों को पहचानना है जो अक्सर बिना पुरस्कार एवं अपरिचित रह जाते हैं।
यह आयोजन उन असाधारण साहित्यिक कृतियों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने शोध की गहराई, लेखन की गुणवत्ता और विचार की मौलिकता के साथ महत्वपूर्ण डाला है। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए में दिया गया है वाम पक्ष लेफ्ट विंग से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है दक्षिण पंथ राइट विंग से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसमें दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक और दो, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वामपंथ से अमूलन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिण पंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है योजना आयोग, बी में है नीति आयोग, सी में है राष्ट्रीय महिला आयोग, और डी ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, योजना आयोग नहीं है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग जो है वो अब अस्तित्व में नहीं है। इसका गठन कब किया गया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्च 1950 में। योजना आयोग की स्थापना है जो वो मार्च 1950 में हुई थी तथा इसे 17 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था। इसकी सिफारिशें तथा प्रभावकारी हो पाती थी जब मंत्रिमंडल इन्हें मंजूरी दे देता था। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते थे। भारत के विकास के संदर्भ में रणनीति बनाने में इस संस्था ने केंद्रीय व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 जनवरी 2015 को इस आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन कर दिया, यानी कि योजना आयोग के जगह नीति आयोग हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा सही है? इस ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट में दिया गया है इस योजना में योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने को था। बी में दिया गया है इस योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया, और सी में है इस योजना के अंतर्गत बांध एवं सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। डिटेल्स में देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था। इसका लक्ष्य था वो देश की गरीबी को मकड़ जाल से निकालना था। इस योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञों में के.एन. राज शामिल थे। इनकी दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर कृषि पर था। इस योजना के अंतर्गत बांध सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश किया गया। विभाजन के दौरान किसी क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर ध्यान देना बहुत आवश्यक था। भाखड़ा नागल बांध जैसी परियोजनाओं के लिए तुरंत बड़ी धनराशि आवंटित की गई थी। इस परियोजना में परियोजनाकारों का मुख्य लक्ष्य जो था नेशनल इनकम के स्तर को ऊंचा उठाना था। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया गया इस योजना में कृषि की अपेक्षा औद्योगिकीकरण पर ध्यान दिया गया, और सेकंड में है इस योजना की औद्योगिकीकरण पर दिए गए जोर से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का नया आयाम मिला। तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड गलत है। नहीं, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, यानी कौन सा कथन सत्य ये पूछा गया। तो केवल 2 ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2।
पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का तेज गति से संरचनात्मक विकास करना था। पीसी महालनोबिस द्वारा इस योजना को तैयार किया गया। इस योजना में औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया गया। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था। विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। औद्योगिकीकरण पर इस जोर से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नया आयाम दिया। 11 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। विकास के मॉडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र में भरोसे होता है। और सेकंड में कहा गया है समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और इसमें हर तरह के उत्पादन पर राज्य नियंत्रण होता है। और वहीं थर्ड ऑप्शन में कहा गया है भारत में पूंजीवादी समाजवादी मॉडल के मिश्रण को अपनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। डिटेल्स में देखते हैं। पूंजीवादी व समाजवादी मॉडलों पर मिश्रित रूप लागू करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा निजी हाथों में रखा गया। वहीं भारी उद्योगों को राज्यों में अपने हाथ में रखा और उसे आधार मूल्य प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ हस्तक्षेप किए। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी श्वेत क्रांति, इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। सेकंड में है यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। और थर्ड में इसमें केवल डेयरी कार्यक्रम को शामिल किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें से थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो एक और दो दोनों किस में है? तो बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल का नाम सहकारी आंदोलन के एक अनूठा मॉडल है। इसमें श्वेत क्रांति के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों के उत्पादन और विपणन का एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया है। ऑपरेशन फ्लड की सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक तरीके के रूप में अपनाया गया ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और उनकी आमदनी बढ़े और गरीबी दूर हो। 13 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। पीसी महालनोबिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीविद थे। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा तैयार की थी। और फोर्थ में कहा गया ये तीव्र औद्योगिकीकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से थर्ड को छोड़कर ये दूसरी पंचवर्षीय हो जाएगा, तीसरी नहीं। यानी कि 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। पीसी महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता की स्थापना की थी। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। ये तीव्र औद्योगिकीकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। 14 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में कहा गया है ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। और सेकंड में कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय के काउंसिल में सदस्य थे। वहीं फोर्थ में कहा गया है हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत लेकर इन्होंने मंत्री पद से त्याग दे दिया। और फिफ्थ में कहा गया जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी कि
सब सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय के काउंसिल में सदस्य थे। ये संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी की थी। ये आज़ादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे। इन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमत दर्ज कराते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भी करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी? ऑप्शन में दिया गया है पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। केरल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी थी। साथ ही यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी भारत सरकार में चुनी गई थी। 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय जनसंघ के बारे में सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट में देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक व अध्यक्ष थे। सेकंड में दिया गया है जनसंघ ने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन की अगुवाई की थी। वहीं सी में कहा गया इस संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की रियायत देने की बात का विरोध किया था। तो यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। भारतीय जनसंघ का गठन जो है वो 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक व अध्यक्ष थे। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी राजभाषा बनाने का आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया था। चीन में 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद जनसंघ ने लगातार इस बात का समर्थन किया कि भारत अपने आणविक हथियार तैयार करे। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन में दिया गया है सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी। यानी ये सभी लोग थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी के के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी जैसे अनुभवी नेता कर रहे थे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। सेकंड में है इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का बाद में और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। सी ऑप्शन में है वह बौद्ध धर्म के विद्वान थे तथा इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ये सभी हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में की थी। इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। ये बौद्ध धर्म के विद्वान थे तथा इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। स्वतंत्र पूर्व कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में कहा गया आज़ादी के प्राप्ति से पहले कांग्रेस पार्टी एक विचारात्मक गठबंधन था। सेकंड में कहा गया इस पार्टी ने अपने भीतर क्रांतिकारी, शांतिवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर विचारधाराओं के मध्यम वर्गों को समाहित कर रखा था। ऑप्शन में दिया गया है केवल एक, केवल दो, सी में एक और दो, डी में ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस पार्टी एक विचारधात्मक संगठबंधन थी। इस पार्टी ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर विचारधाराओं के मध्यम वर्गीय में समाहित कर रखा था। 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सी राजगोपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। फर्स्ट है या वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, और सेकंड ऑप्शन में वो भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे, और थर्ड में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने तथा आज़ादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने।
वर्ष 1954 में 3 भारतीयों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें से सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन शामिल थे। ये भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे। साथ ही ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।